हेलो दोस्तों, आज एक नया अध्याय लेकर के आपके सामने में उपस्थित हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से और आपके पूरे जो एक्सरसाइज है उसमें और आगे भी जो एक्सरसाइज है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसमें लिख रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर यानी कि हमने इससे पहले अध्याय में पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है। चर का मतलब यानी कि जिनका जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज होते रहती है, जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, A to Z, यानी कि जो लेटर हैं, अल्फाबेट हैं, वो सारे चर राशियां कहलाती हैं। इन चर राशियों में से दो चर वाले, यानी अभी तक हमने इससे पहले एक 9th में हमने पढ़ रखा होगा एक चर वाला, और अब हमने यहाँ पर लिख रखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर हो गए और रैखिक समीकरण जिनकी पावर x है, जैसे इसकी पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो इसको हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिनमें पावर केवल सिंबल एक ही पावर होगी वो रैखिक समीकरण कहलाएंगे। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और या वाई स्क्वायर हो जाएगा तो ये द्विघातीय समीकरण कहलाएगी, और ऐसे त्रिघातीय समीकरण इनमें पावर 3 हो जाएगी तो त्रिघातीय समीकरण कहलाएंगी। तो हम आज यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले यानी कि दो चर होंगे जिसमें सपोज ये तो तीन चर लिख दिए हैं, एक्स या वाई या वाई जेड कोई भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, एल एम हो सकता है, यानी कि दो ही चर होंगे। यानी इसमें से जो हमने लिख दिए हैं केवल दो चर होंगे, इनको कहेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनके लिए एक हम यहाँ पर जो बेस समीकरण होता है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0 एक मानक समीकरण कहलाती है। ऐसे ही दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c1 या c2 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये दोनों जो है मानक समीकरण मानी जाती हैं। तो इन मानक समीकरणों में अभी हम इनके हल देखते हैं। इनके हल होने से इन रैखिक समीकरणों के जो चर वाले दो रैखिक समीकरण हैं उनके विभिन्न परिणाम क्या क्या होते हैं, अगर इनको हम कैसे रखेंगे तो उनके हमें परिणाम देखने हैं। देखते हैं परिणाम में। अब जैसे यहाँ पर लिख रखा है a1x b1y और c1 लिख रखा है, तो जो a1 होता है वो x का गुणांक, b1y का गुणांक होता है, c1 जो है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि जो अचर पद होता है वो c1 होता है। जैसे इसको हम चर पद कहते हैं। तो एक से लेकर के अनंत तक की जितनी संख्या है, इंफिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब जो हैं वो कहलाती हैं क्या, अचर पद कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। ऐसे ही दूसरी समीकरण में x का गुणांक a2 कहलाता है और y का गुणांक b2 कहलाता है, c2 जो है अचर पद होता है। तो इन समीकरणों के आधार पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं एक समीकरण बना लेते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और एक b1 अपॉन b2 हमने लिख दिया है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, a1 अपॉन a2, अगर हम a1 की वैल्यू यहाँ पर अभी हमें क्वेश्चन में लिखेंगे तो कोई हमारे पास एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख के देख रहे हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक समीकरण हमने यहाँ पे लिख दी। ऐसे ही हम लिख देते हैं दूसरी समीकरण 5x प्लस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0, एक हमने मानक समीकरण ले लिया है। इन समीकरणों के आधार पर अगर हम ऐसे लिखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हमने लिख दिया, तो इनमें जो ये अगर हम देखते हैं समीकरण जो बनेंगे वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, हमने 9th में पढ़ रखा है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अगर हमने 9th में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास इस प्रकार की समीकरण होती है तो उसको हमने ग्राफ में ड्रॉ किया होगा, और ग्राफ में ड्रॉ करके हमने देखा होगा कि वो जो रेखाएं हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में कहीं कहीं इस प्रकार से वो मिलती हुई यानी प्रतिच्छेद करेंगी। तो अगर ऐसा परिणाम आता है इन दोनों समीकरणों में से देखेंगे, जैसे 2/5 लिख रखा है इक्वल 2/5 है, a1/a2 हो गया, और b1/b2 हम देख रहे हैं b1/b2 इक्वल टू हो रहा है 3/9। तो ये 2/5 है, 3/9 है, तो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन ये अलग अलग हैं वैल्यू। तो इसका मतलब है ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और तीसरा परिणाम अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसका जो, तो इसका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है।
अब अद्वितीय हल का मतलब यानी कि उनका केवल एक ही हल होगा। हम देखेंगे इस इक्वेशन में x की वैल्यू केवल एक ही आएगी और y की वैल्यू भी एक ही आएगी, क्योंकि अलग अलग देखेंगे तो इनकी जो दूसरे में देखेंगे तो कोई इसका भी दूसरा, हम यहाँ पर पहला पार्ट हमने देखा है, अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे तो उसमें अनेक हल हो जाएंगे, अनेक हल वाला आएगा तो उसमें क्या वैल्यू जाती है उसके लिए अभी हम दूसरा बना रहे हैं। और इसका ये जो अद्वितीय हल है ये संगत हल भी कहलाएंगे, संगत हल भी कहलाएंगे, यानी कि अद्वितीय हल भी रहेगा और संगत हल भी कहेंगे इसको हम। प्रतिषेध करके दिखाएं केवल एक हल जिसका होगा उसको अभी हम करके दिखाएंगे क्वेश्चन में। दूसरा हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट, अगर हम देखते हैं a1/a2 इक्वल टू अगर b1/b2 होता है और इक्वल टू c1/c2 हो जाता है तो ये एक समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करती है, समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं, अनेक हल होंगे इसके। अब और ये तो इसके भी हम देखेंगे तो वो संगत हल ही होंगे, इसके भी संगत हल होंगे। अभी हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि संगत हल है या नहीं है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर अभी यही हम यहाँ पर एक साथ देख दे रहे, तो इसके भी समांतर रेखाएं होंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बाद तीसरा पार्ट है, सॉरी ये वाला हमारा गलत हो गया है, तो यहाँ पर जो समांतर रेखाएं नहीं, ये जो है संपाती रेखाएं, संपाती रेखा, संपाती रेखाएं का मतलब यानी उसी के ठीक ऊपर रेखा जो है ठीक उसी के ऊपर आएगी तो वो संपाती रेखाएं। जैसे हमने यहाँ पर दो रेखाएं बनाई है, अलग अलग बनाई है, तो इसके ठीक ऊपर आएगी तो उसको हम संपाती रेखाएं कहेंगे और उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बाद अगर a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो ये होती है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं हमारी यहाँ पर होंगी, इसके जो हल होंगे वो हल समांतर इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू सभी जगह अलग अलग आएगी, इसकी भी अलग इसकी भी अलग, कहीं पर प्रतिच्छेद करेंगे नहीं तो इसका कोई हल नहीं होंगे, तो इसके जो हल होंगे वो असंगत कहलाएंगे, यहाँ पर असंगत हल होंगे। तो इस एक्सरसाइज को यानी कि इस चैप्टर को हमने समझने के लिए सबसे पहले ये तीन बातें हमने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों बातें अगर हमारे समझ में आ जाती हैं, ये तीनों बातों को हम ध्यान में रखते हैं तो एक्सरसाइज हमारी ये बिल्कुल सिंपल सी होने वाली है। तो इसकी सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को सॉल्यूशन करके दिखा रहे हैं कि कैसे इसका एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो तीनों बातें हमने बताई हैं कैसे उस एग्जाम्पल में हम इसको सॉल्यूशन में देख सकते हैं। क्वेश्चन अभी हमने जो इसका थोड़ा सा बेसिक हमने पढ़ा, अब बेसिक से आगे देख रहे हैं। इसमें लिखा है रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनकी ग्राफिक विधि से हल कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, यानी हल की उन्हें ग्राफिक विधि से हल कीजिए। अब कैसे करना देखो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक गणित की पहेली में भाग लिया है। उसमें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो, किसकी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको बताना है लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए हमने जैसे इससे पहले पढ़ा दो चर रैखिक समीकरण वाला, तो इसमें भी हमने दो चर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना लड़कों की संख्या बराबर x हो गया और लड़कियों की संख्या की संख्या बराबर y हो गई।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार हम करते हैं। प्रश्नानुसार क्या लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग जो है वो 10 विद्यार्थी यानी x + y बराबर 10 हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब दूसरी केस में, केस नंबर 2 में लिख रखा है, केस नंबर 2 यानी कि दूसरी शर्त से जिसको हम कहेंगे, इसमें जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों से 4 अधिक है, यानी कि लड़कों से 4 अधिक है तो x = y + 4 हो जाएगा। यानी का मतलब है x y को पक्षांतर करेंगे, x - y = 4 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों समीकरणों से x और y के मान हमने देखा होगा, 9th में पढ़ रखा है हमने, तो कैसे हमने यहाँ पर x और y के मान निकाले, और x और y के मान यहाँ पर समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 से x और y के मान हम यहाँ पर निकाल के लिखते हैं, x के मान और y के मान, ये x हो जाएगा और यहाँ पर y ले लिया हमने। x के 2-3 मान हम ले लेते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि ये चर हैं। चर के लिए हमको मालूम है जो चर राशियां होती हैं उनके मान हमेशा चेंज होते रहते हैं, यानी एक ही नहीं रहेगा। जैसे मैं करूँ कि x का मान 10 है या 5 है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ 10 संख्या है तो हो सकता है x का मान 4 हो जाए, y का मान 6 हो जाए, और ऐसे ही यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ मान मान लेते हैं। x के मान सपोज हमने 2 मान लिया, एक बार 3 मान लिया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ऐसे x के मान लिए। अब इस x के मान समीकरण 1 में रख करके y के मान निकालते हैं। y = 10 - x हो जाएगा, तो y = पहले में हो गया 10 माइनस हमने 2 माना है तो = 8 हो जाएगा। तो पहले में 2 हो गया, 8 हो गया सॉरी ये, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 के इक्वल हो गया। ऐसे ही अगर हम 3 मानते हैं तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ऐसे ही 5 मानते हैं तो 5 हो जाएगा, ऐसे ही 4 मानेंगे तो ये 6 हो गया। समीकरण 1 हमने सॉल्व कर दी। ऐसे ही समीकरण 2 में हो जाएगा y = हो जाएगा y = x - 4, x - 4, यानी इस 4 को हमने यहाँ लिख दिया, y को यहाँ लिख दिया, इसको पक्षांतर करके y - 4। यहाँ पर ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिख रखी है, समीकरण 2 से यहाँ पर भी हम x के कुछ मान लेते हैं अपने हिसाब से, जितने यहाँ ले रखे हैं, 1 2 3 4 मान ले रखे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी x के 4 मान हम मान लेते हैं, और x हो गया, y हो गया। x के 4 मान 2 3 4 और 5 ऐसे ले लिया, ये ले लिए 2 3 4 5 जो हमने यहाँ लिए। तो इनमें x का मान रखेंगे, 2 ऋण 4 बराबर ऋण 2 हो जाएगा, 3 ऋण 4 बराबर ऋण 1 हो जाएगा, 4 ऋण 4 बराबर 0 हो गया, 5 ऋण 4 बराबर 1 हो गया। अब हमारे पास दोनों समीकरण आ गई हैं, देखो यहाँ पर भी आ गया। तो इसके लिए निर्देशांक, अब हमारे पास ग्राफी विधि में हमको सॉल्यूशन करना है, तो ग्राफी विधि के लिए हमारे पास निर्देशांक चाहिए। तो पहली समीकरण के लिए निर्देशांक हमारे पास ये आ गए हैं, और दूसरी समीकरण के लिए निर्देशांक ये आ गए हैं। अब इन दोनों निर्देशांकों को हमने हल करना है, ग्राफ में शो करना है। तो ग्राफ में शो करने के लिए, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर बोल्ड है और यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस अगर हम ग्राफ में बनाएंगे जिस समय, तो ग्राफ में बना करके हम ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस से दोनों साइड में लेंगे, तो क्या होगा कि ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उससे x और y की वैल्यू एक्यूरेट हमको मिल जाएगी। पर यहाँ पर भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू एक्यूरेट हमारे पास आए। तो समीकरण 1 के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हमको जैसे मालूम है, इसको हम y एक्स कहते हैं, y डैश, और इसको हम x डैश x लिख लेते हैं। तो ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। इसमें जो राइट में होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू जाती है यहाँ पर, इसको हमने लिख लिया पॉजिटिव वैल्यू। और यहाँ से राइट में अगर हम एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, ये यहाँ पर मूल बिंदु हो गया, इसके मूल बिंदु के बाईं ओर अगर हम लिख लेते हैं तो ये सब ऋणात्मक होते हैं। हमने इसको बहुत अच्छे से 9th में पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो कमेंट बॉक्स में किससे लिखिए आप, तो हम इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसको 9th वाला जो है उसको हम पूरा फिर से बना करके दिखाएंगे कैसे होता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 और ये 5। इसके y अक्ष में जो मूल बिंदु है उसके ऊपर की ओर पॉजिटिव हो जाते हैं, और इसके भी नीचे की ओर ये नेगेटिव होते हैं। 1 2 3 4 5 और ये
6 होगी। अब हमारे पास पहला पार्ट लिख रखा है 2 और 8 लिख रखा है, तो 2 और 8 यहाँ पर हमने 5 इधर लिखा है, 6 हो गया, ये 7 हो जाएगा और ये 8। तो कोशिश हमने की कि ये लगभग बराबर है, तो पहला 2 और 8 है, 2 हमने यहाँ पर है, 8 पर यहाँ पर पॉइंट लगा दिया हमने 2 की सीध में लेकर के यहाँ पर। और फिर सेकंड पार्ट है 3 और 7, 3 ये है और 7 इस 3 की सीध में जाकर के 7 पर हमने पॉइंट लगाएंगे, 7 यहाँ पर हो गया। फिर 5 और 5 पर है, ये 5 है और इस 5 की सीध में जाकर के यहाँ पर 5 में हमने पॉइंट लगा दिया। फिर 4 और 6 है, यहाँ पर 4 है, 4 से 6 में लगाएंगे तो यहाँ पर 6 में आ गया। अब इसको हम ऐसे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे हमारे पास आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में लगाते हैं, 2 और -2 है, 2 है, यहाँ से -2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 और -2। 3 और -1 है, 3 और -1 ये इसकी सीध में आ गया। 4 और 0 है, 4 और 0 इधर पर आ जाएगा। 5 और 1 है, 5 और 1 इधर पर होंगे। अब इसको भी हम ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे हम ले जाके जा रहे हैं, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं एक्स एक्सिस में। जैसे यहाँ से देखेंगे तो ये कितने हैं, इसकी सीध में 2 की सीध में आ रहा है, एक्स वाई वाई एक्स में जा रहा है तो वाई इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ 6 आ रहा है, एक्स इक्वल टू 6 हो गया। बट ये हमारे जो है सही नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों को जो वैल्यूज है वो 10 आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होने के कारण से इसकी वैल्यूज यहाँ पर सही नहीं आई है। तो एक्स एक्सिस में 6 हो गया और वाई एक्सिस में 2 आ रहा है, तो एक्स जो है वो हमारा छोटा आना था और वाई हमारा ज्यादा आना था। ये डिस्टेंस सही नहीं होने के कारण से इसकी वैल्यूज हमारी कम आ रही है। तो इसको यहाँ पर y की वैल्यू जो होगी वो x से अधिक होगी, तो यानी कि ये 6 होगा तो ये 4 होगा। 6 और 4 तो वो जैसे होते हैं, तो दोनों को देखेंगे 6 और 4 10 हो गया। बट दूसरे इक्वेशन को ये कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 होना चाहिए था। 4 में से 6 माइनस 2 माइनस ये माइनस करके 4 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर हमारा सही नहीं है। तो इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन ऐसे देखते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 भी होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आनी चाहिए। 7 और 3 ले लेते हैं, 7 और 3, एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो 7 होगी और वाई की जो है वो 3 होगी, y की वैल्यू 3। तो दोनों को हम देख रहे हैं, तो y 3 है, तो y यानी कि y प्लस 7 इक्वल टू 10, 3 प्लस 7 इक्वल टू 10 हो जाएगा और 7 में से 3 माइनस करके 4 आएगा। तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर लगभग ये अगर इक्विरेट सब डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से ये डिस्टेंस एक्यूरेट आएंगी तो अपने आप ये ठीक यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा और सीधी लाइन आने पर ये बिल्कुल सीधी लाइन में आएगा। तो ये जो इंटरसेक्ट सही नहीं करने से ये वैल्यूज हमारे यहाँ पर डिफरेंस आई। तो हम जब ग्राफ में बनाएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से ग्राफ में ये वैल्यूज हमारी सही आएंगी। तो ग्राफ में बना करके देखेंगे, अगर यहाँ पर कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो फिर ग्राफ पेपर इसके लिए बड़ा चाहिए होगा, तो उसमें ग्राफ पेपर में हम बना करके शो करके दिखाएंगे आपको कैसे ग्राफ में ये सही आएगा। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज फर्स्ट में लड़कों की संख्या 7 होगी और लड़कियों की संख्या 3 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट लिख रखा है, 5 पेंसिलों 7 कलमों का कुल मूल्य रुपीस 50 है, 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सा सवाल लिख रखा है, बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको ग्राफी विधि से हल करना है और हम यहाँ पर इसको पहले करके देखते हैं क्या चीज होगा। तो लिख लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर रुपीज एक्स, ऐसे ही एक कलम का मूल्य बराबर
रुपीज वाई हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया मैंने यहाँ पर। हमको मालूम है एक का मूल्य x रुपया है, तो 5 का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये हमको मालूम है। और प्लस 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 50 रुपया हो गया। यानी कि हम दुकान में गए और हमने 5 पेंसिलें खरीदी और 7 कलम खरीदी, उनको जोड़ करके कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। तो सब इसका एक कलम का मूल्य 5 रुपया है और पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है, तो 5 या 15, 7 35, 15 और 35 मोल दे करके हमको 50 रुपया देना पड़ेगा। अब ऐसे ही दूसरा केस नंबर 2 में लिख रखा है, जो केस नंबर 2 में फिर से लिख रखा है 7 पेंसिल, इसका उल्टा लिख रखा है 7 पेंसिल हो गई और 5 कलम है, उसमें 5 कलम है, 5y हो गया। इनका कुल मूल्य जो है वो 46 रुपया है। ये केस नंबर 2 में हो गया। दोनों समीकरण हमारे पास आ गई है। फिर से अब इसके लिए फिर से x और y की वैल्यूज हमने फिर से वैसे हल करनी है। कैसे हल करेंगे, देखो x अगर हमें दे रखा है, y की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। y फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से लिख लेंगे यहाँ पर। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 7y इक्वल टू 50 माइनस 5x हो जाएगा और y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू लिखनी है जिससे इसको डिवाइड करने के लिए आसानी हो, यानी x y की वैल्यूज हमें जिससे ये डिवाइड हो जाए माइनस करके, ऐसी वैल्यूज हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, पहले x की वैल्यूज x और यहाँ पर y हो गया। x की वैल्यूज हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7, y इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस करते हैं, 50 माइनस 15 हो जाएगा, तो इसमें से अपॉन 7, 50 में से 15 माइनस करेंगे तो 35 हो गया। 35 अपॉन 7 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, x और y की वैल्यूज हमने यहाँ पर रख करके देखा, तो x की वैल्यू जितनी आ गई। अब दूसरी टेबल फिर से देखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 80 और ले लेते हैं। दूसरा 3 रखा हमने, फिर सेकंड हम यहाँ पर x की वैल्यू और ले लेते हैं 3 और 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है 4 रख लेते हैं। 4 रख के लिखते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 7 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 20 अपॉन 7 इक्वल टू 30 अपॉन 7। 4.7 4 जा 28 हो गया, 2 7 2 जा 14 हो गया, 4.2 हो जाएगा। 4 में अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 4.2 आ जा रही है। फिर 5 लेकर लिख लेते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन 7 इक्वल टू y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 25 अपॉन 7 इक्वल टू 25 अपॉन 5 हो गया, 7 हो गया, सॉरी 7 से यहाँ पर 5 लिखा तो हो जाएगा 7 3 या 21 और 21, फिर 4 रह गया, 7 5 या 35, 3.5 आ गया। तो 2 वैल्यूज हमारे पास, 3 वैल्यूज आ गई है। 3 वैल्यूज इतने से ही हम करेंगे आगे। सॉल्यूशन 3 में हमने निकाल दिए हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं, यहाँ पर हमने ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। सेकंड इक्वेशन में फिर से बनाते हैं।
समीकरण नंबर 2 के लिए हल करते हैं। समीकरण 2 से, अब इस समीकरण 2 से इसमें भी ऐसी y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x, और y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन 5 हो गया। अब ऐसी डिजिट बनानी, फिर से 7 से डिवाइड 5 से डिवाइड होने वाली लेते हैं, नहीं होती तो पॉइंट में निकालेंगे। ऐसे ही करते हैं, ये x और यहाँ पर y, ये x हो गया, ये y हो गया। x और y की वैल्यू फिर से ऐसे 3 वैल्यू ले लेते हैं। एक 3 ले लिया फर्स्ट में, और फिर टू ले लेते हैं, और एक यहाँ पर 2 1 लिख देते हैं, और एक 0 लिख लेते हैं। कितनी वैल्यू होगी। अब यहाँ पर फिर से वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5 हो गया, इक्वल टू 46 माइनस 21 अपॉन 5 हो गया। इससे इसको माइनस करेंगे, 5 2 अपॉन 5 हो जाएगा, इक्वल टू 5 हो गया। एक्स की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पर 2 रखेंगे तो 46 माइनस 2 वाई इक्वल टू सेकेंड हो जाएगा, 46 माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 5 हो गया, इक्वल टू 46 माइनस 14 अपॉन 5 इक्वल टू 2 और 3 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 6 जा 30, और 32 बचा, 5 4 जा 20 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस एक्स इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 1 अपॉन 5 इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7 अपॉन 5। 46 में से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 39 अपॉन 5। 5 7 जा 35 हो गया, फिर 4 रिमाइंडर रहा, 5 8 जा 40 हो गया। और 0 रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5 हो गया, इक्वल टू हो जाएगा 46 अपॉन 5। ये हो जाएगा 5 9 जा 45 हो गया, और रिमाइंडर 1 रह गया, 5 2 जा 10 हो गया, 5 9.2 हो गया। तो हमारे पास दोनों के यहाँ पर एक हमने दोनों के लिए टेबल बना दिए। अब इन टेबलों से हमने बताना है कि किस प्रकार से यहाँ पर ग्राफ, लेकिन मैंने पहले बताया कि आपको यहाँ पर ग्राफ में बोल्ड में एक ग्राफ नहीं है, और हम आपको इस व्हाइट बोल्ड में कर रहे हैं, तो सीधे से इसमें ग्राफ में अगर आप जैसे बताया था, एक हम इसका खाली डेमो करके दिखा रहे हैं, आंसर इसमें हो सकता है सही नहीं आए तो, लेकिन आपको अपने ग्राफ की कॉपी में बनाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, सेम इसी मेथड से आप करने का प्रयास करेंगे तो ग्राफ में आपका सही बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। जैसे समीकरण 1 के लिए यहाँ पर हमने फिर से वही मेथड अपनाया, 1 2 3 4 और फिर 5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, ऊपर को 1 2 3 4 फिर 5 ऐसे करके हमने लिख दिया, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 हमने ले दिया। अब फर्स्ट में 3 और 5 हमने लिखना है, 3 और 5 यहाँ पर है, यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। फिर 4 4.2 लिख रखा है, 4 है 4.2 यानी कि उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 2 वहाँ पर आपके कॉलम बने होंगे, ग्राफ में यहाँ पर कॉलम नहीं है तो इसलिए ऐसे हो गया। 5 में 3.5 में जाएंगे, ये 5 है और 3.5 यानी कि 4 और 5 के बीच में हाफ में हो गया, तो हमने इसको इस प्रकार से ग्राफ को ड्रॉ कर देना है। ऐसे ही सेकेंडरी क्वेश्चन के लिए 3 और 5 है, फिर से ये 3 है और ये फिर 5 है, यानी कि यहाँ पर आ गया, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। 2 और 6.4 है, 2 और 6.4 कहीं ऊपर जाएगा, अब ऐसे 6.4, ये 5 है, 6.4 कहीं यहाँ पर आएगा, ऐसे 1 और 7.8 है, 1 है और ये 7.8 में इसकी सीध में जाकर के 6 7.8 कहीं यहाँ पर जा रहा है। फिर ऐसे 0 है और 9.2, 0 और 9.2 आगे जाएंगे तो 0 9.2 यहाँ पर आ गया, तो इसको फिर हम ऐसे करके ड्रॉ करेंगे तो ये बनेगा। तो हमारा यहाँ पर ये आ रहा है 3 और 5 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 3 होगी, हमारे x इक्वल टू 3 होगी, और y के लिए हमारे पास आ रहा है 5। तो 3 और 5 जो हो रहे हैं
वो इसके आंसर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको रखते हैं तो वैल्यूज पता चलेगा कि दोनों की बराबर आती नहीं आती, इक्वल आती नहीं है, पता चल जाएगा। तो एक्स की वैल्यूज सेम आ रही नहीं आती। इसमें रख रहे हैं तो 7 5 या 35, 3 या 15, तो पहले वाला आंसर तो करेक्ट है, इसके लिए सही हो गया। हाँ, यहाँ पर रख करके इसमें रख रहे हैं तो एक्स की वैल्यू 7 इंटू हमारे पास 7 इंटू 3 हो गया, फिर प्लस 5 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 5 25 हो गया, और ये 21 प्लस 25 इक्वल टू 46 आ रहा है, यानी दोनों के लिए सेम आ रही। तो इसका मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है ना, एक पेन की कलम जो है, देखिए एक पेंसिल की कलम हमारे पास 3 रुपया है, और एक कलम की कीमत वाई मानी है, तो इसके लिए 5 रुपया है। तो दोनों की वैल्यूज यहाँ पर 3 और 5 आ रही है, जैसे इंटरसेक्ट करते थे हमने यहाँ पर दिखाया है, सेम आ गई है, यानी कि आंसर हमारे इक्वेशन में रख करके वैल्यूज पुट कर दिया तो सही आ रही है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ हमने सही खींचा है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं है, इसलिए पहले ही मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस इक्वल नहीं होने पर आंसर एक्यूरेट नहीं आएंगे। लेकिन आप अपनी ग्राफ की कॉपी में जिसमें करेंगे तो उससे पता चलेगा कि ये बिल्कुल आप जैसे जैसे बताया वैसे वैसे आप इसको कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती है। तो अभी इससे पहले हमने एक टेबल आपको पूरी यहाँ पर बना करके दिखाई, तो कैसे इसमें संपाती हैं, कैसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, कैसे समांतर होंगी, ये हमने आपको बताया। अब हम इसको देखो करके दिखाते हैं, सो वही हमने पार्ट करना है। पहले समीकरण नंबर 1 में लिख रखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख रखा है, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 लिख रखा है। अब हमने पहले अभी बताया है कि जो समीकरण 1 में होता है x का गुणांक A1, y का गुणांक B1 और c कांस्टेंट होता है, यानी अचर पद होता है। ऐसे दूसरे में c A1 A2 जो है वो x का गुणांक समीकरण 2 का, y का गुणांक जो है B2, और ये C2 जो है वो अचर पद होता है। तो यहाँ पर हम A1/A2 ज्ञात कर लेते हैं। पहले A1/A2 इक्वल टू हमारे पास है 5/7 हो गया, और B1/B2 भी याद करते हैं। तो B1/B2 की वैल्यू हमारे पास है -4/6, और C1/C2 की वैल्यू भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये आ रही है 8/-9 आ रही है। तो यहाँ पर हमने देखा जो A1/A2 और B1/B2 दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1/A2 की वैल्यू जो है वो दोनों सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। जो समीकरण निकाय है, ये जो समीकरण बनी है दोनों, इनका हल अभी जैसे पहले क्वेश्चन में हमने कर रखा है, यानी सेम हमने बनाया, ग्राफ बना करके दिखाया कि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं लिखेंगे, एक बिंदु पर, अतः लिखेंगे रेखाएं, अतः समीकरण निकाय के हल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। बहुत सरल सा है, हमने देखा, तो इस प्रकार से हम अपने आप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट लिख रखा है 9x प्लस 3y। सेकंड पार्ट करते हैं, 9x प्लस 3y इक्वल टू +12 इक्वल टू 0, +12 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 हो गई है। और इसी का दूसरी इक्वेशन लिख रखी है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसका हम हल देखेंगे, तो इस हल में क्या A1/A2 इक्वल टू लिख रखा है, A2 इक्वल टू 9/18 हो गया, इक्वल टू 1/2 आ जा रहा है। B1/B2 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 1/2 हो जा रहा है, और
C1/C2 हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। C1/C2 इक्वल टू 12/24, ये भी 1/2 के इक्वल हो गया। अब हमारे पास आ गया है A1/A2, और देख रहे हैं यहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और इक्वल टू C1/C2। तो तीनों हमारे पास आ रही हैं। तो इस प्रकार जब हम तीनों एक साथ आती हैं तो ये संपाती रेखाएं, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, और ये इक्वल टू 1/2, सब इक्वल है 1/2। ये देख रहे हैं आप 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। इसका मतलब है अतः समीकरण लिखा है संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, रेखाएं। ये हमारे पास इसका हल भी हो गया। इसका एक अंतिम पार्ट हम यहाँ पर और कर रहे हैं। अंतिम पार्ट के लिए देखेंगे, हाँ अब इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको भी हल करते हैं। देखो हमने अभी बताया कि A1/A2 हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं। पहले A1/A2 ज्ञात कर लेते हैं। ये क्या है 6/2 हो गया, इक्वल टू 3/1 आ जाएगा। ऐसे ही B1/B2 निकालते हैं। B1/B2 इक्वल टू हो जाएगा -3/-1 इक्वल टू हो गया 3/1, और C1/C2 हम ज्ञात करते हैं, ये हो जाएगा 10/9। अब हमने देखा यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं A1/A2 3 आ रहा है, B1/B2 3/1 आ रहा है, C1/C2 10/9 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 हो गया। हाँ तब अब ये इक्वल नहीं है, देखो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं बट C1/C2 इक्वल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो रेखाएं होंगी वो समांतर रेखाओं को प्रतिनिधित्व करता है, समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट होता है। 3 ही पार्ट थे, 3 के 3 पार्ट हमने कर दिए हैं। तो हम इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, हम इसके बाद का थर्ड क्वेश्चन कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल हम इसकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके आपको देंगे। तो सबसे पहले लाइक और शेयर करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारा आप तक पहुंचेगा, और आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और सभी सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। हम आपको और नए जोश के साथ नए एक अच्छे क्वेश्चन को यहाँ पर हम आपको देंगे। और आप वीडियो में नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि किस प्रकार से ये क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपकी समझ में आया नहीं आया। फिर भी मैंने परसों भी आपसे कहा था कि अगर किसी को RD शर्मा से, किसी अन्य बुक से कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, कहीं पर सॉल्यूशन में दिक्कत होती है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं और हम उसको पूरा सॉल्यूशन करके आपको निश्चित रूप से देंगे और अच्छे से उसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। आपके जो ये आज का वीडियो है आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को देखने से, जिसमें देखते हैं, जरूर इंक पेन और कॉपी पकड़ के बैठें, एक एक स्टेप को अपने आप से सॉल्यूशन करें। और सबसे पहले वीडियो में बताया गया जो आपके पास पार्ट्स थे, उसका एक फॉर्मूला जिसको हम कहेंगे, हमने जो बताया बेस सबसे पहले क्लियर किया, उसको आप निश्चित रूप से अच्छे से देखेंगे, उतने को याद कर लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज करने में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल लेकर के फिर से आएंगे।